बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सुबह के वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस वक्त जो अफसोसनाक इत्तला आई है वो ये है कि अज़हर सिद्दीक़ साहब को और उनकी फ़ैमिली को खौफज़दा करने की कोशिश की गई है। पेट्रोल बम उनके घर पर फेंके गए हैं और ये प्लास्टिक की बोतल में बने हुए पेट्रोल बम हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि प्लास्टिक की बोतल में नॉर्मली पेट्रोल बम बनते नहीं हैं। ये पेट्रोल बम जब बनाए जाते हैं तो इनको शीशे की बोतलों में बनाया जाता है और इनको आग लगाकर फेंकी जाती है। तो जब ये शीशे की बोतल फट जाती है गिरने के बाद तो फिर हर तरफ आग लग जाती है। इस तरीके से ये होता है। ये गूगल के ऊपर पड़ा हुआ है जगह जगह पे। इंडियन फिल्मों में हम शुरू से देख रहे हैं, सबको पता है क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन अब मामला ये है कि ये प्लास्टिक की बोतलों के अंदर पेट्रोल बम कौन बना रहा है और कौन है जो खौफज़दा करने की कोशिश कर रहा है। इस लड़ाई को लोगों के घरों तक क्यों ले जाया जा रहा है। अज़हर सिद्दीक़ साहब बहुत इंपॉर्टेंट इंसान हैं, वो एक बड़े सीनियर लॉयर हैं और इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। ये इमरान खान साहब की कानूनी टीम का हिस्सा भी हैं। ना सिर्फ इमरान खान साहब के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई बल्कि सहाफ़ियों के लिए, आज़ादे इज़हार राय के लिए और हर उस शख्स के लिए आवाज़ उठाते रहे जिसके साथ रजीम चेंज ऑपरेशन के दौरान ज़्यादती होती रही। और ये उन वकला में से एक हैं जिन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद फस्तायत या इस्टेब्लिशमेंट का आलाकार बनना पसंद नहीं किया, बल्कि ये हक और सच के साथ खड़े हुए और इन्होंने आज़ादी इज़हार राय की बात की, जमहूरियत की बात की, आईन पाकिस्तान की बात की और कानून की हुक्मरानी की बात की। अब अज़हर सिद्दीक़ साहब को और उनकी फ़ैमिली को खौफज़दा करने की कोशिश उस वक्त की गई है जब वो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए अपने घर से निकल रहे थे। याद रहे कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ा अहम फ़ैसला है और उससे पहले वफाकी हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यानी हर दफ़ा आइन के साथ बगावत, हर दफ़ा अदलिया के साथ लड़ाई और हर दफ़ा तसादुम की एक कैफियत। हुकूमत को इस बात का पता है कि वो अवाम में जाने के काबिल नहीं है, लिहाजा वो इदारों के साथ लड़ाई करके कोई बहाना ढूंढना चाहते हैं ताकि उन्हें इलेक्शन के अंदर जाना ही ना पड़े। उनकी ख्वाहिश है कि मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए, मुल्क में कोई अनहोनी हो जाए ताकि पाकिस्तान इलेक्शन में ना जाए और उनकी अवाम के हाथों दुर्गत बनने से बच जाए। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाने का हुक्म दे दिया है। अज़हर सिद्दीक़ साहब उस केस के अंदर इस्लामाबाद जा रहे थे जहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बड़ा अहम मामला सुन रही है। यहाँ पे 8 रुकनी बेंच है और ये बेंच यानी आधी से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट है जो इस मामले को सुन रही है। और मामला ये है कि पार्लियामेंट ने जो बिल लेकर आई, जो एक्ट पास करने की कोशिश की, उसके ज़रिए से वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खुसूसन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को कम करना चाहती है। ये चीज़ आने वाले चीफ जस्टिस के लिए भी मुश्किल पैदा करेगी और मौजूदा चीफ जस्टिस को भी और अदलिया को भी दीवार से लगाने की एक साजिश है और ये एक्चुअली इलेक्शन से भागने का एक रास्ता है। उसके अलावा ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। वॉल्यूम 10 भी खुल गया है। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अज़हर सिद्दीक़ साहब के ऊपर अटैक की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। उन्हें हरासा करने की कोशिश की गई और मुझे लगता है कि प्लास्टिक की बोतलों में पेट्रोल बम बनाने वाला वही साइंसदान या वही सोच है जिसने इससे पहले भी प्लास्टिक की बोतलों में पेट्रोल बम बनाए हैं। और आपको याद होगा कि एक दिन आईजी पंजाब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनके सामने प्लास्टिक की बोतलों में पेट्रोल बम रखे हुए थे। अब ये कौन है ऐसा साइंसदान जो प्लास्टिक की बोतलों के अंदर पेट्रोल बम तैयार करता है और अब खौफज़दा करने के लिए उन बमों को अज़हर सिद्दीक़ साहब के घर में भी फेंक दिया गया है। ये सूरत हाल जो है ये तवज्जो तलब है। इसके ऊपर फौरी तौर पे एक्शन होना चाहिए और सदर पाकिस्तान को भी इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, अदलिया को इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, वकला को इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए और हर उस शख्स को जो पाकिस्तान में आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए आवाज़ उठा रहा है उसे अज़हर सिद्दीक़ साहब के हक़ में आवाज़ उठानी चाहिए क्योंकि ये वो तवाना आवाज़ें हैं और चंद आवाज़ें हमारे पास बची हैं। ये वो आवाज़ें हैं जिनकी मौजूदगी में एक उम्मीद की किरण बाकी रहती है कि मुल्क के अंदर इंसाफ और कानून का बोलबाला होगा। बहरहाल वॉल्यूम 10 के ऊपर आ जाते हैं। बड़े अरसे से रोला पड़ा हुआ था कि वॉल्यूम 10 में क्या है, वॉल्यूम 10 में क्या है। उसकी थोड़ी सी झलकियां हैं जो मैं आपको अब दिखाता हूँ। ARY की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर का दावा सामने आया है और ख़बर यह है कि एक इंटरव्यू किया है ARY के रिपोर्टर नईम भट्ट साहब ने, बड़े शानदार रिपोर्टर हैं। उन्होंने जस्टिस एजाज अफजल साहब का इंटरव्यू किया है। जस्टिस एजाज अफजल साहब वो जज हैं जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया था, उस बेंच का वो हिस्सा है। उन्होंने कई राजों से पर्दा उठा दिया है। ARY ने यह दावा किया है कि ये वॉल्यूम 10 के राज हैं,
जिनके ऊपर से अब पर्दा उठा है, और माजी में इन राजों पर पर्दा पड़ा रहने की वजह से मरियम नवाज साहिबा और उनके लोग बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडास कर रहे थे। अब जज साहब ने कौन सी चीज़ों के ऊपर से पर्दा उठाया, क्योंकि देखिए एक तरफ से कंटिन्यूसली बुछाड़ हो रही है, कंटिन्यूसली हमला किया जा रहा है अदलिया के ऊपर, जजेस के ऊपर, तो फिर दूसरी तरफ से जवाब तो आएगा, और जब जवाब आएगा तो फिर वो तकलीफ भी देगा। अब मरियम नवाज साहिबा के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा होने वाली है। मैं आपको बताता हूं कैसे। वो ऐसे कि जस्टिस रिटायर एजाज अफजल ने ARY न्यूज़ को इंटरव्यू में बताया कि वॉल्यूम 10 में शरीफ खानदान के मुख्तलिफ ममालिक में माली मामलात के सबूत मौजूद हैं। वॉल्यूम 10 में रियासत के खिलाफ वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन शरीफ खानदान के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जो कारोबारी मामलात हैं वो सारे के सारे वॉल्यूम 10 के अंदर मौजूद हैं। और JIT का जो व्हाट्सएप वाला मामला है उस पर उन्होंने बताया कि इसको खामखा उछाला गया था। उन्होंने कहा कि हमने JIT के लिए हुकूमत से नाम मांगे, तो जो नाम भेजे गए उन नामों को चेक किया गया, तो उनकी दयानतदारी पर बहुत सारे सवालात खड़े हो गए जिन अफसरान के नाम भेजे गए थे हुकूमत की जानिब से, यानी उन्होंने ऐसे बंदे भेजे जो उनकी मर्जी की JIT बन जाती। फिर रजिस्ट्रार ने रूटीन में चेयरमैन SECP को व्हाट्सएप पर नए नाम देने के लिए मैसेज कर दिया। उन्होंने कहा कि नए नाम तो आ गए, लेकिन हमने देखा कि उसी चेयरमैन ने सीक्रेट मामला, यानी ये खुफिया मामला, हुकूमत को बता दिया। उस पर मैंने ऑब्जर्वेशन दी कि ये तो हुकूमत के ज़ेरे असर है, हम किस तरह इन पर एतबार कर सकते हैं। रजिस्ट्रार को तहरीरी तौर पर भी नाम मांगने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने रूटीन में व्हाट्सएप कर दिया था। जस्टिस रिटायर एजाज अफजल ने कहा कि जस्टिस खोसा और जस्टिस गुलजार ने पनामा के पहले फैसले ही में नवाज शरीफ को कसूरवार ठहरा दिया। इन दोनों जजेस ने कहा कि नवाज शरीफ की असेंबली में तकरीर और कतरी खत सब कुछ गलत है। जब मैं 3 रुकनी बेंच का सरबराह बना तो नून लीग की जानिब से मिठाई तकसीम की गई। उन्होंने कहा कि दौरान समात अकामा और कंपनी से मुआहदा सामने आया जिसे वकला ने तस्लीम कर लिया। यानी नवाज शरीफ साहब का अकामा भी सामने आया। जनरल बाजवा के बकौल वो जनरल आसिम मुनीर साहब लेकर आए थे जो इस वक्त के आर्मी चीफ हैं। नवाज शरीफ साहब का अकामा भी सामने आया और उनका कंपनी से मुआहदा भी सामने आया, और उनके वकला ने तस्लीम किया कि यह दुरुस्त है। तनख्वाह नवाज शरीफ साहब के अकाउंट में आती रही। आज तक इस बात को छुपाया जाता है कि ख्याली तनख्वाह है। मैं बताता हूं कैसे। मरियम नवाज साहिबा का अगर आप ट्विटर अकाउंट खोलते हैं तो उसके आप पहले पेज पे चले जाएं, तो मरियम नवाज साहिबा ने एक ट्वीट है जो उन्होंने 6/7/2018 को की थी, आज से 5 साल पहले। उस ट्वीट को उन्होंने पिन किया हुआ, यानी सबसे ऊपर वही पड़ी हुई है पिछले 5 साल से। 33,000 के करीब उसके रीट्वीट्स हैं। मरियम नवाज साहिबा लिखती हैं, नवाज शरीफ के खिलाफ होने वाली साजिश का खुलासा 28 जुलाई ख्याली तनख्वाह पर नाअहली। ये याद रखिएगा, ख्याली तनख्वाह पर नाअहली। 6 जुलाई ख्याली मलकियत पर सजा। ये मरियम नवाज साहिबा का कहना है, और ये पिन जो की हुई है इन्होंने ट्वीट, अब इनको हटानी पड़ जाएगी। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। जज साहब ये बता रहे हैं कि जब अकामा और कंपनी सामने आई, वकला ने उसको तस्लीम कर लिया और तनख्वाह नवाज शरीफ साहब के अकाउंट में आती रही, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने उसको जाहिर नहीं किया। कानून कहता है कि कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त पिछले साल जून तक के असासे जाहिर करने होते हैं। तनख्वाह जनवरी 2013 में वापस की गई थी, मगर जून 2022 को जो तनख्वाह नवाज शरीफ साहब ले रहे थे उस तनख्वाह को नवाज शरीफ साहब ने जाहिर नहीं किया था। जस्टिस रिटायर एजाज अफजल साहब के मुताबिक यह भी नहीं कहा गया था कि तनख्वाह जाहिर करना भूल गए थे। अगर वो ये कह देते कि हम भूल गए थे तो फिर मामले को देखा जा सकता था। मैं किसी की भी सारी जिंदगी के लिए नाअहली के खिलाफ हूं। कतरी खत एक मफरूजा था जिसको नवाज शरीफ साबित नहीं कर सके, यानी कतरी खत के ऊपर पूरा इनका मौक़िफ़ खड़ा था नवाज शरीफ साहब का, लेकिन वो और उनकी जमात और उनका ख़ानदान, उनके वकला कतरी खत को साबित नहीं कर सके। उन्होंने कहा जब वो असल दस्तावेज JIT ने ली तो मामला खुल गया। 2006 में तो कैलिबरी फॉन्ट कमर्शियल ही नहीं था। मरियम नवाज ने दस्तावेज को जाली कहा तो मामला मुतनाज़े होने पर हमने उसे छोड़ दिया। इसी दौरान अकामा सामने आ गया और इसमें एक मुआहदा और कंपनी आ गई। कंपनी में नवाज शरीफ को बोर्ड ऑफ गवर्नर का चेयरमैन बनाकर हर महीने 10,000 दिरहम तनख्वाह दी जाती थी। उन्होंने मजीद ये बताया जज साहब ने कि 2006 से ये तनख्वाह लेना नवाज शरीफ साहब शुरू हुए हैं और जनवरी 2013 तक नवाज शरीफ साहब के अकाउंट में ये तनख्वाह आती रही है। यानी लगभग आप समझ लें कि 7 साल तक नवाज शरीफ साहब एक तनख्वाह वसूल करते रहे हैं, 10,000 दिरहम महाना 7 साल तक वसूल करते रहे हैं। और मरियम नवाज साहिबा ने क्या लिखा अपने ट्विटर के ऊपर, ख्याली तनख्वाह पर नाअहली।
यानी ख्याली तनख्वाह पर नाअहली मरियम नवाज लिखती हैं, जबकि नवाज शरीफ 7 साल तक रिटायर्ड जज साहब के बकौल ये तनख्वाह वसूल करते रहे हैं 10,000 दिरहम माहाना। और ये ठीक ठाक अमाउंट होती है पाकिस्तानी पैसों में। उन्होंने मजीद कहा कि 2006 से ये तनख्वाह जनवरी 2013 तक नवाज शरीफ के अकाउंट में जाती रही। नवाज शरीफ के वकला ख्वाजा हारिस और सलमान अकरम से पूछा गया तो दोनों ने इस बात को तस्लीम कर लिया कि तनख्वाह बिल्कुल आती रही है। तनख्वाह निकलवाई नहीं गई, लेकिन निकलवाने का इख्तियार नवाज शरीफ साहब रखते थे। यानी वो नवाज शरीफ साहब का एक एसेट था जिसको नवाज शरीफ साहब ने छुपा लिया और वो उन्हीं की मलकियत थी, यानी नवाज शरीफ साहब की मलकियत थी। उनके वकला ने ये बात मानी। अगर ये नवाज शरीफ की मलकियत नहीं थी तो बेटे को लाखों दिरहम कैसे वापस किए? क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने ये पैसे अपने बेटे को वापस भिजवाए थे। पहले यहां पे अकाउंट में इकट्ठे किए, फिर वापस भिजवाए थे। जस्टिस रिटायर्ड एजाज अफजल के मुताबिक हमने कहा यह मुस्तकबिल की तनख्वाह की बात नहीं है, बल्कि 6.5 साल से ये तनख्वाह लेते रहे हैं। कानून कहता है कि कागजात जमा करवाते वक्त पिछले साल जून तक के असासे जाहिर करने हैं। हम नूरे को गामे को असासे छुपाने पर सजा दे सकते हैं, तो नवाज शरीफ को क्यों नहीं? ज्यादती करने वाले मुजरिम को सजा के 3 साल बाद इंतखाबात लड़ने की इजाज़त है, तो फिर नवाज शरीफ साहब के लिए भी रास्ता हो सकता है। उनकी एक राय थी, लेकिन उन्होंने एक बात बड़ी क्लियर दी की। उन्होंने कहा कि ये जो मरियम नवाज साहबा ने एक बयानिया बनाया हुआ ना ख्याली तनख्वाह, तो वो ख्याली तनख्वाह नहीं थी। 7 साल तक नवाज शरीफ साहब ने अपने अकाउंट में वो तनख्वाह ना सिर्फ वसूल की, बल्कि बाद में वो इकट्ठी करके अपने बेटे को दी और वो नवाज शरीफ साहब की मलकियत थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को ट्रांसफ़र की और फिर अपने इस एसेट को छुपाया। अकामे को भी छुपाया, तनख्वाह को भी छुपाया, और इसलिए नवाज शरीफ साहब ने उसको छुपाने की पादाश में, अगर वो कहते गलती हो गई है तो सूरत और होती, लेकिन वो तस्लीम भी कर रहे थे और भाग भी रहे थे और झूठा अकामा भी जमा करवा दिया था, कैलिबरी फॉन्ट वाला पेपर भी जमा करवा दिया था। तो सारे मामले मशकूक होने के बाद नवाज शरीफ साहब का बचना मुमकिन नहीं था। ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब सामने आई। यानी वॉल्यूम 10 भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी कुछ झलकियाँ लगी हैं, नई झलकियाँ भी आ सकती हैं, नई चीज़ों का भी पता चल सकता है और आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा, इसलिए कि शरीफ खानदान अदलिया की तज़हीक के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ रहा, और जब वो ऐसा करेंगे तो पलट के चीज़ें उनके सामने आएंगी। इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी लंदन प्लान के तहत मेरे करीबी साथियों को हरासा किया जा रहा है। इमरान खान ने कहा जब अली अमीन गंडापुर को अगवा किया गया तो DPO ने डेरा इस्माइल खान में सेशन जज को बताया कि वो तौहीन अदालत का चार्ज ले लेंगे, मगर अली अमीन को हिरासत में ज़रूर लेंगे क्योंकि ऊपर से अहकामात हैं। आज मेरे सिक्योरिटी इंचार्ज इफ्तिखार घुम्मन को अगवा कर लिया गया है। इमरान खान ने मजीद कहा कि यह सब लंदन प्लान का हिस्सा है, जहाँ नवाज शरीफ को PTI को कुचलने की यकीन दहानी करवाई गई। लिहाजा अब मेरे करीबी लोगों को मेरी क़यादत के साथ आइन और कानून की मुकम्मल खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान भर में हरासा किया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है और शर्मनाक मुकदमात का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, तो इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियर दिखाया कि नवाज शरीफ को एक बहुत ताकतवर शख्सियत ने ये यकीन दहानी करवाई है कि वो इमरान खान साहब का पत्ता साफ करके देंगे। अब हालात ही ऐसे नहीं बन रहे और अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है, जबकि दूसरी जानिब इमरान खान साहब के ऊपर नए से नए मुकदमात होते चले जा रहे हैं। अब एक मुफ्ती भी मैदान में लाया गया है, यानी 12 पार्टियां मिलकर नहीं कर पाई, बल्कि 12 से ज़्यादा हैं। पाकिस्तान का सारा मीडिया मिलकर नहीं कर पाया, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट नहीं कर पाई, इदारों के अंदर बैठे हुए ताकतवर लोग नहीं कर पाए, ब्यूरोक्रेसी नहीं कर पाई, माफियाज नहीं कर पाए, जो मजहबी जनूनी किस्म के लोग हैं वो नहीं कर पाए, कलदम तंजीमों को पीछे लगाया वो भी कामयाब नहीं हुए। तो अब एक मुफ्ती को मैदान में लाया गया है कि इद्दत का मामला छेड़ दो। अब ये ज़ाती नौइयत का मामला है और मैंने आपको हमेशा बताया कि मैं कभी भी किसी की निजी ज़िंदगी के ऊपर बात नहीं करता और ना करना चाहता हूँ, वरना औरिया मकबूल जान साहब ने और अमजद शुएब साहब ने मुफ्ती साहब के बारे में क्या कुछ फरमाया है वो अगर आप सुने तो आप कानों को हाथ लगाएंगे कि क्या एक मुफ्ती साहब जो इस शोहरत के हामिल हैं उनकी बात के ऊपर यकीन किया जा सकता है। और दोनों लोगों ने क्लेम किया है कि वो कई दहाइयों से मुफ्ती नईम साहब को जानते हैं और उन दोनों के जानने के लेवल के बाद उनका इस किस्म का स्टेटमेंट देना मुफ्ती साहब के बारे में ये बड़ा अजीब सा है। मैं निजी ज़िंदगी पे बात नहीं करता, वरना ये चीज़ें मैं बोल सकता था अपने वीलॉग में, लेकिन मैं अपना रिकॉर्ड ख़राब नहीं करना चाहता। बहरहाल अगर इमरान खान की मुखालफत में अगर इद्दत तक पहुँच गए ना उनके मुखालिफिन, तो इसका मतलब है इमरान खान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अपने मुखालिफिन के मुकाबले में, वो बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं और वो उनसे बेहतर साबित हो रहे हैं। जब मुकाबला नहीं कर पा रहे तो वो अब इस निचली सतह पे गिर गए हैं, इस कमजरफी के ऊपर उतर आए हैं
कि उनकी निजी ज़िंदगी के ऊपर इस नौयत के अटैक कर रहे हैं जो मुनासिब नहीं है। इस पे तो जनाब हाई कोर्ट का फैसला भी मौजूद है और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको हवाले दे सकता हूँ। मुझे एक दोस्त ने ये भिजवाया भी है हाई कोर्ट का फैसला, इसको हमने ट्रांसलेट किया था, इसका कुछ हिस्सा मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए कि हाई कोर्ट ने क्या कहा था। लाहौर हाई कोर्ट इस हवाले से गुज़िश्ता बरस फैसला दे चुकी है कि दौरान इद्दत निकाह बातिल नहीं है। शरीयत में अलबत्ता इसे निकाह फासद ख्याल किया जाता है, लेकिन इसकी हक्कानियत बारे कोई शुबा नहीं है और ना ही इस पर कोई हद नाफिज होती है। ये भारत हाई कोर्ट के अंदर से एक फ़ैसला था जिसका एक हिस्सा मैंने आपको पढ़ के सुनाया। अज़हर सिद्दीक़ साहब पे हमला इंतहाई काबिल मज़म्मत है, उनको खौफज़दा करने का वाक़या जो है वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। वकला को डट जाना चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए। 15 तारीख को एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस भी वकला की हो रही है लाहौर में। उम्मीद करते हैं कि वकला एक साथ मिलकर इन चीज़ों का जवाब देंगे और एक तफरीक तो नज़र आती है। PMLN के वकला जो है वो बात करते हैं, जो PDM की बात है वो करते हैं, PTI के वकला जो है वो अपनी बात करते हैं, लेकिन वकला की बहुत बड़ी तादाद एक आज़ाद सोच रखती है। यानी अगर मैं कहूँ कि 80% वकला हैं वो एक आज़ाद सोच रखते हैं। फ़ैसला उन्होंने करना है कि वो अदलिया के साथ किस हद तक खड़े हो सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।